वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई शर्मनाक हार से टीम इंडिया के प्रशंसकों के चेहरे पर जो मायूसी छाई है वो मुस्कुराहट में तब्दील हो सकती है अगर एशिया कप में हमने पाकिस्तान को और एशिया कप को अपने घर लिया। पाकिस्तान को पटके नहीं देंगे तो आपके चेहरे पर खुशी आएगी, या पाकिस्तान ने हरा दिया तो ये मायूसी 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अब टीम सिलेक्शन होने वाली और हमें लगा क्यों ना एक बार बात कर ली जाए कि भैया टीम इंडिया में कौन कौन खेलने वाला है, वो आपके कौन से खिलाड़ी हैं जो टॉप 15 का हिस्सा रहेंगे, टॉप 11 में कौन से आएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन तगड़ा है। तमाम चोटिल खिलाड़ी जिसमें बुमराह, राहुल, अय्यर ये वापस आ सकते हैं और अगर ये वापस आएंगे तो संजू सैमसन की किस्मत क्या दगा देगी। मौका बड़ा था पिछली बार, बनाया नहीं। क्या सूर्य कुमार यादव का सूरज उगने का मौका मिलेगा या उदय के पहले अस्त हो जाएगा। शार्दुल ठाकुर जो हाईएस्ट विकेट टेकर है उनकी जगह कौन जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी एशिया कप की टॉप 15 टीम जो है वो भी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और न्यूज बुक को फॉलो करो यार, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आपको सपोर्ट करना है। हम तो वैसे भी आपके दिल की बात कहते हैं। खैर, एशिया कप का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 14 दिन बचे हैं। ये माना जा रहा है कि 20 अगस्त तक टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में फिंगर क्रॉस, लेट्स जस्ट होप कि इस बार हम जीतेंगे। क्या पॉसिबल 11 होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने लास्ट वर्ल्ड कप का बल्लेबाजी की है, 5 सेंचुरी जड़ी है, वो टॉप स्कोरर हैं। शार्दुल टॉप विकेट टेकर, हालांकि शार्दुल को लेकर अभी भी वो खेलेंगे मैं नहीं कह सकता क्योंकि बुमराह लौट रहे हैं। लेकिन 15 खिलाड़ियों की बात करते हैं, कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले। तो एक एक करके हम बात करेंगे और एक करके आपसे हमारा ये संवाद होगा। सबसे पहले बात रोहित शर्मा को लेकर करते हैं। रोहित शर्मा टीम इंडिया के रेगुलर कैप्टन हैं और शानदार बल्लेबाज हैं। आप उन्हें हटाने का कोई लॉजिक मेरी समझ में आता नहीं है, तो कैप्टन वही रहेंगे। वैसे भी हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से कारनामे किए हैं इस बार वेस्टइंडीज सीरीज में, उसके बाद मामला गड़बड़ है। तो रोहित को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट ये है यार कि अगर रोहित वनडे में हमें जीत दिलाते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो शाहीन अफरीदी आएंगे वो बहुत मैटर करता है। रोहित पर सवाल है कि बड़े मैचेस में चलते हैं, वो एक बहुत बड़ा उनका इशू रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप के बाद रोहित ने 653 सेंचुरी मारी है, इस साल भी 47 का एवरेज है, 2 शतक मारा है। बट ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा 13 साल से ओपनिंग कर रहे हैं, 129 मैचेस में 53 के एवरेज से 6186 रन बना चुके हैं ओपनिंग करते हुए, वो रोहित शर्मा क्या शाहीन अफरीदी के खिलाफ चलेंगे? क्या वो रोहित शर्मा आपको बड़े मैचेस में रन बना कर देंगे? क्योंकि उन पर भी ये टैग लगा है कि यार ये खिलाड़ी बड़ा अच्छा है, रन बनाता है, लेकिन जहां पर बात बड़े मैचेस की आती है वहां पर ये नहीं चलता। और इस बार अगर रोहित शाहीन के खिलाफ नहीं चले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूं रोहित शर्मा को लेकर। अब बात करते हैं हमारे अहमदाबाद के सुपरस्टार शुभमन गिल को लेकर। यार बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन शुभमन गिल डिसअपॉइंट कर रहे हैं। वो अहमदाबाद वाले बैट्समैन बनते जा रहे हैं इस साल वनडे में। हालांकि शुभमन गिल एज एन ओपनर सर्वाधिक रन बना चुके हैं, लेकिन उस रन में भी अगर आप अहमदाबाद हटाएंगे, अहमदाबाद लाएंगे तो बहुत डिफरेंस नजर आता है। 12 मैचेस में 68 की एवरेज है, 750 रन इस साल बने हैं, 2 शतक मारे हैं, 3 शतक मारे हैं। लेकिन पिछले वनडे के बाद 25 मुकाबलों में 4 शतक और 6 अर्धशतक के बाद भी उनका जो एवरेज है वो कमाल का दिखने में तो लगता है, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे के बाद वो स्ट्रगल कर रहे हैं। शिखर धवन को उन्होंने रिप्लेस किया था क्योंकि वो अनमैचेबल थे, कहीं दूर दूर तक कोई मैच नहीं था। ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद उन्हें हटाया गया था, लेकिन क्या वो उस परफॉर्मेंस को जिंदा करेंगे? एशिया कप इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में। ऐसे में बहुत प्रेशर उन पर रहने वाला है एंड अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे या परफॉर्मेंस उस तरह नहीं देंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। ईशान किशन टीम का हिस्सा है, हो सकता है जायसवाल को भी मौका मिल जाए और फिर उन्हें गायब कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक होगा क्योंकि हमने उन्हें बाबर आजम से कंपेयर किया और हम भी बहुत डिसअपॉइंट हुए। लेकिन अब बात करते हैं किंग कोहली को लेकर। विराट कोहली, किंग कोहली 3 नंबर पर पक्के हैं। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं उन्हें लेकर। एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप के बाद एक तो आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली ने हाईएस्ट रन बनाए। विराट का पैमाना बेंचमार्क इतना बड़ा है कि छोटी मोटी चीज समझ में नहीं आती। 5 शतक मार चुके हैं, 1612 रन, 10 मुकाबलों में इस साल 53 की एवरेज है, 427 रन। तो कुल मिलाकर वो टॉप के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो टॉप हम और चाहते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जैसे लास्ट टाइम T20 में रन बनाए थे, वो शाहीन को खेल लेते हैं, हारिस को खेल लेते हैं, नसीम को खेल लेते हैं। लेट्स जस्ट होप कि वो कमाल करें। वनडे में उनके 12,898 रन हैं और एज अ 3 नंबर प्लेयर भी उन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं, तो ये कमाल है। विराट कोहली पर क्या बात की जाए, लेट्स जस्ट होप कि किंग कोहली की जो भूख है वो निकले और वो कमाल हो जाए। अगला खिलाड़ी मेरा आता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अगर फिट हैं तो टीम इंडिया में रहने वाले, कोई मैच नहीं है, अय्यर आपके रहने वाले हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं इस पोजीशन पर, अय्यर के आंकड़े कहते हैं। और श्रेयस अय्यर
को युवराज सिंह के बाद सबसे बेस्ट प्लेयर आप मान सकते हैं 4 नंबर के लिए अब तक। 39 का एवरेज है, 3000 से ऊपर रन है और इस पोजीशन पर अय्यर ने 805 रन लगभग 50 की एवरेज से बनाए। तो वर्ल्ड कप के बाद वो इस पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्या चोट से आने के बाद श्रेयस अय्यर उतने ही फिट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत मैदान में लौटे लेकिन वो वापस नहीं आने वाले हैं और अभी जब तक वो लौटेंगे तब तक 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर जो हैं वो रहने वाले हैं। पिछले वर्ल्ड कप के बाद 36 मुकाबलों में 1421 रन, बल्ले से 47 का एवरेज है। लेट्स जस्ट होप कि वो फिट हो, वापस आएं और छा जाएं, क्योंकि उनका छाना हमें 4 नंबर पर रिलीफ देने वाला है। लेकिन इसके बाद रिलीफ इनको मिलेगी, क्या सूर्या को वो रिलीफ मिलेगी और क्या सूर्या टीम में होंगे? क्योंकि सूर्य कुमार यादव टेक्निकली 3 नंबर 4 नंबर खेलते हैं, लेकिन 5 पर खेल सकते हैं, पता नहीं। मुझे लगता है कि सूर्या का मुश्किल है। सूर्या के आंकड़े भी रोहित कोहली अय्यर जितने मजबूत, रोहित कोहली के आंकड़े तो अच्छे हैं, अय्यर के मजबूत हैं शायद, लेकिन इनके आंकड़े टी20 में बहुत मजबूत है। टी20 में इनसे बेहतर बैट्समैन नहीं है, लेकिन जब वनडे में आते हैं तो इनके संघर्ष की कहानी नजर आती है और वो खुद कहते हैं कि मैं काफी डिसअपॉइंट हूं अपने आप से, जिस तरह से मैंने बल्लेबाजी की है। तो निरंतरता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वेस्टइंडीज दौरा वनडे में फ्लॉप रहा और 26 वनडे मैचेस में 24 की एवरेज से 511 रन वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने बनाए। एक भी शतक नहीं होना, इस साल 10 मैचों में केवल 127 रन होना, ये सूर्य कुमार यादव को जस्टिफाई नहीं करता है। और ऐसे में सूर्या को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि भाई टी20 से वनडे में आते वक्त इनको क्या होता है, मतलब इतना बड़ा बल्लेबाज है लेकिन यहां आकर क्यों कर देते हैं ये, मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा। अगली कहानी जो है वो है केएल राहुल की। राहुल अगर फिट होते तो मुझे लगता है कि परमानेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि राहुल 4 नंबर खेल सकते हैं, 5 खेल सकते हैं, 6 खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, आप ओपनिंग भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में विकेट कीपर के तौर पर आप केएल राहुल को देख रहे हैं और वो अनमैचेबल हैं। और मुझे नहीं लगता कि राहुल अगर चोट के बाद लौटते हैं तो कोई भी उन्हें बाहर बिठाएगा। आप उनके आंकड़ों को लेकर सवाल एज अ ओपनर कर सकते हैं, बट मिडिल ऑर्डर में फिलहाल जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से राहुल काफी मजबूत दावेदार हैं। 49 की औसत है, 31 मैच में 1282 रन है और कमाल के वो हैं। बीते कुछ सालों में कमाल उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन वो कमाल हैं और ये उनके आंकड़े कहते हैं मिडिल ऑर्डर में। एज अ ओपनर बैट्समैन केएल राहुल को लेकर मैं क्वेश्चन करता हूं और केएल राहुल एज अ टी20 ओपनर मैं क्वेश्चन करता हूं, लेकिन वनडे में उनको लेकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं है। सवाल लेकिन बड़ा ये है कि दोहरा शतक मारने वाले ईशान किशन और जस्टिस फॉर संजू सैमसन की बात करने वाले संजू सैमसन में कौन आएगा? मुझे लगता है ये दोनों शायद बाहर बैठेंगे, क्योंकि ईशान किशन को टीम में रखा आता है बट सिलेक्शन उनका नहीं होता है। हालांकि ईशान की दावेदारी मजबूत है और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस तय करेगी कि ईशान की कहानी क्या होगी। संजू सैमसन मुझे लगता है वेस्टइंडीज में एक बहुत बड़ा मौका था, उसको गंवाना उनके लिए भारी पड़ा। राइट हैंड बैट्समैन है तो और चांसेस नहीं है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ईशान किशन है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में नहीं आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी सवालिया निशान जो है वो खड़े रहते हैं। शायद यहां पर किसी और बल्लेबाज को मौका मिल सकता है लेफ्ट हैंड में। अगला नाम हार्दिक पांड्या का है। पांड्या ने वेस्टइंडीज में ना बल्ला चलाया ना गेंद चलाई, लेकिन फिर भी 5वें पेसर के तौर पर वो भूमिका निभा सकते हैं। कप्तान को अगर 3 स्पिनर खिलाना है तो शमी बुमराह या शमी सिराज बुमराह में से किसी 2 को रख लेगा और इनको खिला लेगा, तो एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर आपको मिल सकता है। 3 खिलाया जाए अगर तो छठा गेंदबाजी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पांड्या 6 बॉलिंग ऑप्शन और एक फिनिशर के तौर पर खिलाए जाएंगे, अभी उनको मौका मिलेगा। लेकिन मौका पक्का कैसे मिलेगा? वो है जडेजा। जडेजा यार फर्स्ट चॉइस है, अपने प्रीमियम फॉर्म में, प्रीमियम खिलाड़ी है, आईपीएल जिता कराया है, गेंदबाजी करा लो, बल्लेबाजी करा लो, फील्डिंग करा लो, सब में वो टॉप का खिलाड़ी है। और विकेट चाहिए विकेट दे देगा आपको, रन चाहिए रन मार देगा और फील्डिंग में तो कोई तोड़ नहीं है। तो जडेजा एज एन ऑलराउंडर मैं टीम में देख रहा हूं, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के तौर पर। और 448 रन 18 विकेट इस साल उन्होंने 2019 में बनाए हैं। इस साल भी 5 विकेट निकाले हैं, चोट टिर रहे हैं, लेकिन अब वो फिट हैं तो खेलेंगे। जडेजा के पास एक ऑप्शन हो रहा था अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल गुजरात से आते हैं, अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन वेस्टइंडीज सीरीज में डिसअपॉइंट किया और मुझे लगता है इनको भी बाहर बैठना पड़ेगा। टीम का हिस्सा होंगे टॉप 15 का, विकेट निकाल लेते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन टीम में खेलने को शायद इन्हें ना मौका मिले, क्योंकि टीम में आप चाहते हैं अगर आपको जडेजा है तो पहली प्रायोरिटी जडेजा को दें। अगला नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। टेक्निकली शार्दुल जो है वो लॉर्ड हैं, लॉर्ड इसलिए क्योंकि 8 नंबर बल्लेबाजी करते, रन बनाते हैं, गेंदबाजी में आपको विकेट चाहिए, थोक के भाव विकेट देते हैं और हमेशा से कमाल किया है। लेकिन
वो शार्दुल ठाकुर जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विकेट निकाले हैं, वो क्या टीम का हिस्सा होंगे? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बुमराह है, आपके पास शमी है, आपके पास सिराज है। ऐसे में शार्दुल चौथे बॉलर के तौर पर किसी किसी मैदान पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जहां पर 3 ऑप्शन के साथ जाएंगे वहां पर मुझे लगता है कि थर्ड बॉलिंग ऑप्शन आपकी शार्दुल ठाकुर नहीं है। थर्ड बॉलिंग ऑप्शन आपका सिराज और शमी में कोई होने वाला है। पहला बुमराह, दूसरा शायद सिराज या शमी, इन दोनों में से कोई हो जाएगा। नेक्स्ट नाम जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह आयरलैंड के दौरे पर T20 के कप्तान है, जब लौटेंगे तो शायद एशिया कप में भी आएंगे। और बुमराह एक्सेप्शनल बॉलर है, मतलब एक ऐसे बॉलर हैं जो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। टीम इंडिया में एक्चुअली गेंदबाजी के विराट कोहली, और आप इन्हें बाहर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं जो अगर टीम में हैं तो आप इन्हें प्लेइंग 11 उतारिए, जितना मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप के पहले वो अच्छे होंगे, और अगर परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो भी आप मौका दीजिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो बिना बुमराह के आप नहीं जीत सकते हैं। तो मेरी नजर में ये एक ऑप्शन है जो मैं लॉक कर दे रहा हूं। नेक्स्ट नाम आता है मेरी नजर में मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी की बॉलिंग में वैरायटी है। वर्ल्ड कप में बुमराह को रिप्लेस किया था चोटिल होने के बाद, और हर 31वीं बॉल पर विकेट लेते हैं। आप किसी सिचुएशन में बॉलिंग करा दीजिए, इकॉनमी 6 के आसपास है, वर्ल्ड के सारे बल्लेबाजों को समझते हैं। तो कुल मिलाकर शमी भी आपके लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं। आईपीएल में जिस टीम से खेलते थे वो टीम फाइनल तक गई थी, उससे पहले वर्ल्ड कप में अच्छा किया था। तो शमी आपके लिए रिप्लेसेबल नहीं है, शमी भी आपकी प्रायोरिटी में रहने वाले हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन जो अगला नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस नाम ने जसप्रीत बुमराह को बीते कुछ सालों में उस जूते को फिल किया था। नाम है मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज नई गेंद से कहर ढाते हैं। नंबर 1 बॉलर इंडिया के हैं फिलहाल, वनडे इंटरनेशनल में किसी सिचुएशन में विकेट लेते हैं, और इनका सिलेक्शन पक्का है 18वीं बॉल में विकेट लेना, और वर्ल्ड कप के बाद 2 बार 4 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये मियां भाई जो है, इनका मैजिक दिखता है। मियां भाई का मैजिक अलग लेवल का है, ये आते हैं, छाते हैं, कमाल धमाल मचाते हैं, और ये भी पक्का है। इसके अलावा एक नाम और है सेकंड स्पिनर के तौर पर मेरी नजर में जडेजा के बाद, वो है कुलदीप यादव का। कुलदीप इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कुलदीप अपनी लाइफ की एक बार फिर से बेस्ट फॉर्म है। 19 के पहले अच्छा खेल रहे थे, फिर 3-4 साल खराब रहे, लेकिन अब फिर बेस्ट है। चहल आउट ऑफ फॉर्म है, ये बेस्ट फॉर्म में है। तो मेरी नजर में मेरे 15 में कुलदीप यादव हिस्सा रहने वाले हैं। इसके बाद 2 खिलाड़ी मेरी नजर में और हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक यजवेंद्र चहल। आप चहल को भले ही आप ये कहें कि यार आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन चहल इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, आप उन्हें रख सकते हैं। लेकिन चहल और कुलदीप में कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि आपके जडेजा के रहने वाले हैं। और 2 नाम मेरे मन में और आ रहे हैं, इनमें से क्या कोई हो सकता है? एक नाम है तिलक वर्मा का। मुझे लगता है तिलक वर्मा को मौका मिलेगा, जिस तरह से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, जिस क्लास से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अनमैचेबल है। और मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का आना आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जैसा कि रोहित शर्मा ने भी कहा था कि वी आर डेस्परेट टू हैव अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन। सो मुझे लगता है वो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और शायद ये हमको देखने को मिलेगी। मेरी प्लेइंग 11 में तो मैं तिलक वर्मा को भी खिलाऊंगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है, मैं उन्हें खिलाऊंगा, लेकिन पहले मैं उन्हें टीम में देखना चाहूंगा। आपकी प्लेइंग 11 क्या है, और कोई और खिलाड़ी जो आपको लग रहा हो कि यार इस 15-16 का हिस्सा बन सकता है, कोई खिलाड़ी आपको लग रहा है, आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। और बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए, आते रहेंगे आपके लिए वीडियोस, और जुड़िए हमारे साथ न्यूज़ बुक पे भी, यहां तो आप देख ही रहे हैं।